एक मिनट यार, मुझे माइक आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, सही आवाज आ गई। नमस्कार मित्रों, चलिए अपन शुरुआत कर लेते हैं। पता ही नहीं लग रहा है कहाँ है कौन है, आवाज ही नहीं आ रही है। कमेंट आएंगे तो पता पड़ेगा मुझे। हाँ कुछ नहीं, वो तो आ जाएंगे, वहां पर लिखा हुआ मैं अब देख लूंगा। वैसे ऑन कर लेते हैं। बच्चों को आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए, हाँ आगे कमेंट तो आ गए। यस, कौन है ये? नवरतन जी, बिल्कुल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जय श्री कृष्ण, राम राम, खमा गणी, जय श्री कृष्ण। ओके, गुड इवनिंग सर। अलग अलग आवाज आ रही है, अलग अलग कैसे आ रही है? मैं ही हूँ गंगा। कौन है ये? गणपत जी। चलिए, हम बात कर रहे हैं कौन सी संधि पढ़ रहे थे हम? विसर्ग संधि। ओके, और विसर्ग संधि में हमने एक का बटन ऑन कहाँ से हुआ है? वो भी चल गया है ना? तो वहां से उसको ऑफ कर देना बस। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, आवाज में प्रॉब्लम देख लेना कहाँ आ रही है। मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ बस उसको ऑफ कर दो, ठीक है। चलिए देखिए, एक बार कमेंट करें मुझे, अभी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? सर गुरुजी, आवाज किसकी आ रही है? अब नहीं आएगी आवाज, अब आप सुन लीजिए, आवाज नहीं आएगी, ठीक है। एक बार चेक कर ले वे। चलिए, हम बात कर रहे थे विसर्ग संधि। नहीं यही है, एक बार आप चेक करें, ये कमेंट आ रहे हैं, इनको देख लेना। क्या कह रहे हैं आप? बच्चों को आवाज सुनाई नहीं दे रही, अब आ रही है। चू की आवाज आ रही है, अब नहीं आएगी। एक फैन चल रहा था बेटा, इसलिए आवाज आ रही होगी, ठीक है। चलिए, ओके। हम बात कर रहे थे विसर्ग संधि में, मैंने एक नियम पढ़ाया था आपको। कौन सा नियम पढ़ाया था कल? अगर विसर्ग के बाद घोष व्यंजन है या स्वर अ है तो परिणाम हमें मिलेगा ओ। मनोधन विज्ञान क्या बना? मनोविज्ञान, मनोधन दशा, मनोदशा, ठीक है ना। फिर हमने जाते जाते एक बात कही थी कि मनोधन चिकित्सा मनोचिकित्सा नहीं बनता है। उस नियम पर भी हम बात करेंगे। मुझे लगता है आज अपने संधि का प्रकरण समाप्त हो जाएगा। आज हम संधि की क्लास को खत्म कर लेंगे, फिर हम एक नए टॉपिक पर भी आएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के नियम की, और फिर उसके बाद मैं आपका टेस्ट भी लूंगा। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आया हुआ, जो नियम मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। मुझे याद है बहुत पहले, जब 2017-18 वाली जब भर्ती आई थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। और कमबख्तों ने संधि से समास में प्रश्न पूछा, यानी कि वो संधि का था और प्रश्न पूछ दिया समास में, इसलिए इस नियम को समझना जरूरी है। कई बार प्रश्न इधर उधर हो जाए। देखिए, विसर्ग से पहले ध्वनि आनी चाहिए ई की, या विसर्ग से पहले ध्वनि आनी चाहिए बड़ी ई की, या विसर्ग से पहले आना चाहिए ऊ। यानी कि विसर्ग से पहले की ध्वनि है, ये बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आ जाए घोष व्यंजन। इसके बाद क्या आ जाए? घोष व्यंजन। ओके, ये आ गया घोष व्यंजन। तो क्या होगा? ये जो विसर्ग है, विसर्ग बदलेगा र में। विसर्ग किस में बदलेगा? र में। अच्छा, ये र कैसा होता है आपको पता है? किसी भी शब्द के ऊपर जब इस प्रकार का जो लगता है, ये वाला, जैसे धर्म है, कर्म है, ऊपर र लगता है ना, इस तरह विसर्ग किस में बदलेगा? र में। चलिए उदाहरण सही समझते हैं। ये है ज्योति, और इधर आ रहा है लिंग, तो ये बनेगा ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग, इस प्रकार ये बन गया ज्योतिर्लिंग। क्लियर हो गया? देखो, विसर्ग से पहले ई की ध्वनि आ रही है, ठीक है, इधर ये गोस आ गया, तो विसर्ग किसमें बदलेगा? र, यानी र में बदल गया, तो ये बन गया ज्योतिर्लिंग। इसी प्रकार से देखिए,
ये है ज्योतिः और इधर आ गया मैं। बताओ क्या बनेगा? ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय। आपको पता है वो श्लोक आता था, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। क्या अर्थ है? मां तुम सो जाओ, मैं ज्योति के घर जाके आऊं। हाँ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ज्योति प्लस मय से क्या बना? ज्योतिर्मय। इसी प्रकार ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो शब्द शुद्धि में आता है, खूब पूछा गया है। शब्द शुद्धि में, संधि में तो बहुत कम पूछते हैं। आशीह, धनवाद, और क्या बनेगा? आशीर्वाद। ये शुद्ध है। आशीर्वाद में शी बड़ा और वह के ऊपर रहा आशीर्वाद। आवाज सही नहीं आ रही है, मुझे तो सही लग रही है यार, यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, आशीर्वाद क्या बना? आशीर्वाद। अब मुझे एक बात बताओ, अगर परीक्षा में ये शब्द आ गया आपको, जैसे आशीर्वचन, ये शब्द दे दिया गया, बताओ इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आशीधन वचन, बस कुछ नहीं करना है, ये बन जाएगा आशी धन वचन। क्या बन गया? आशीर्वचन। क्लियर हो गया? ओके। इसी प्रकार देखो, विसर्ग से पहले बड़ी ई, विसर्ग से पहले छोटी, विसर्ग से पहले छोटी। ठीक है, अब ऊ वाले उदाहरण भी ले लेते हैं। ये है जैसे आयु ह, देखो यू आ गया, ऊ आ गया ना, और इधर आ गया वेद। तो बताओ क्या बनेगा? आयुर्वेद। कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये, ज्यादा आपको संधि करने की जरूरत नहीं है। आयुधन वेद, आयुर्वेद, विसर्ग र में बदल जाएगा आयुर्वेद। ठीक है, अब इसी प्रकार ये आ गया यजु और इधर आ गया वेद। बताओ क्या बनेगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद, इस प्रकार यजुर्वेद। इसी प्रकार ये है धनु और इधर आ गया बाण, और ये बनेगा धनुर्बाण। ये आया था आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं एजे लिखो तो आप समझ जाना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ है। धनुर्बाण, इसका समास पूछा था, और इसका समास है द्वंद्व समास। समास में पढ़ाऊंगा, जब समास पढ़ाऊं उस समय यह आएगा। धनुष और बाण, जब दोनों ही पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है, जैसे माता और पिता। ठीक है ना, तो जहां और आएगा वहां हम इसका प्रयोग करते हैं, धनुष और बाण। ये आपको पूछा गया था। अब मुझे एक बात बताओ, परीक्षा में आ गया धनुर्धर, बताओ इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? यहां बनेगा धनु और इधर आ जाएगा धर। बस कुछ नहीं करना, धनु प्लस धर से क्या बन गया? धनुर्धर। क्लियर हो गया? चलिए और उदाहरण ले लेते हम। ये है आयुर्विज्ञान। ठीक है, अब मुझे बता आयुर्विज्ञान का क्या बनेगा? आयु और इधर आ जाएगा विज्ञान। बहुत आसान, आयुधन विज्ञान, आयुर्विज्ञान। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट ये है प्रादुह प्लस भाव, और ये बनेगा प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, जब कहीं कोई चीज पहली बार हमारे सामने आती है। और कौन है बेटा? ये रविंद्र सैनी, स्वर्ग में अपवाद है। कल हमने जो नियम पढ़ा उसमें ये अपवाद है। स्वर्ग, स्व प्लस ग, डॉक्टर राघव प्रकाश, व्यवहारिक सामान्य हिंदी, रूल नंबर 2 में आपको पीछे मिल जाएगा ये। ठीक, हाँ, धनुर्विद्या तो इसी में आएगा, धनुर्विद्या बिल्कुल। ये बनेगा वो, ये बनेगा धनु और ये विद्या। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा धनुर्विद्या। इस तरीके, ये मैं ऐसे लिखता हूँ विद्या, बाकी वो विद्या तो संस्कृत में लिखते हैं। सर मक्खियों के भिन भिन्नने की आवाज आ रही है, ये फैन चल रहा होगा इस वजह से आ रही होगी। ठीक है, फोन का स्पीकर खराब हो जाता है, वैसी आवाज आ रही है। मैं एक बार टेक्नीशियन से बात कर लेता हूँ, कमेंट आपके बहुत सारे अगर आ रहे हैं तो।
एक बार इससे चेक कर लेना। इसमें जो स्पीकर की आवाज है उनको ऐसे सुनाई दे रही है, आप इसको सुन करके देख लो एक बार, ठीक है ना? हाँ, चलिए एक बार इसे आप लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। अच्छा, कमल जी को तो आवाज सुनाई दे रही है, अब ठीक है। अब इसलिए ठीक है मेरे ख्याल से क्योंकि मैं पंखे से दूर हूं, तो मैं पंखा बंद कर दूं क्या? अब देखते हैं, देख शायद अब आवाज सही आवे। सही नहीं आ रही है, ओहो, चलो अभी देखते हैं, देख लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट लो। चलिए, ये हम बात कर रहे थे, इसके अलावा कुछ और उदाहरण है, उन्हें भी आप लिख लीजिए। जैसे देखिए, ये है नी ह और इधर आ गया जीव, बताओ क्या बनेगा? निर्जीव। जिसमें जीव न हो उसे हम क्या कहते हैं? निर्जीव। इसी प्रकार से अगर परीक्षा में आ गया, मुझे शब्द दे दिया जैसे निर्बल, मान लीजिए परीक्षा में आ गया निर्गुण, ठीक है, जैसे मान लीजिए परीक्षा में आ गया निर्धन, ठीक है, जैसे आ गया निर्विघ्न, ठीक है, ये कुछ शब्द आ गए। तो अब मुझे बताइए, क्या आप इनका संधि विच्छेद कर लोगे? चलो, निर्बल का क्या होगा? नि प्लस बल, ये ध्यान रखना। और निर्गुण का क्या बनेगा? नि प्लस गुण, शाबाश। और निर्धन का क्या बनेगा? नि प्लस धन। और निर्विघ्न का नि प्लस विघ्न। अब थोड़ी देर रुक जाइए क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है। देखिए, ये जो शब्द दिए, हालांकि मैं आपको आगे और पढ़ाऊंगा, अगला टॉपिक हमारा आएगा। अगर परीक्षा में ये संधि के लिए पूछे तो आपको इसमें संधि विच्छेद विसर्ग संधि ही लगानी, और इसमें अगर आपको उपसर्ग पूछे तब आपको ये उपसर्ग नहीं लगाना है। उपसर्ग आपको क्या मानना है? निर मानना है। ये आपको हमेशा याद रखना है, उपसर्ग हमेशा इसमें निर ही लिखना है। तो अब इस हिसाब से देखें, इस हिसाब से देखो, ये निर और ये आ गया गुण, ठीक है, निर्गुण। देखो र आधा है और हम लिख रहे हैं निर्गुण। तो मुझे बताइए कि र आधा आधा ही आ रहा है, ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इस हिसाब से ऐसे हम इसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई ना? तो ये संयोग है। हमें पूछा, अगर परीक्षा में पूछा गया है कि निर्गुण में संधि विच्छेद कीजिए, इसका मतलब हम निर से संधि विच्छेद नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ध्वनि परिवर्तन हो रहा नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें यही फॉर्मूला लगाना है और हमें निय प्लस गुण ही लिखना है। बात समझ में आ गई? और अगर आपको ये पूछे कि इसमें उपसर्ग बताओ, तब आपको ये उपसर्ग नहीं निकालना है, आपको उपसर्ग निकालना है निर का। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से देखो, जैसे ये शब्द आ गया दुर्जन, मान लीजिए आ गया दुर्घटना, मान लीजिए आ गया दुर्भावना, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा दु प्लस क्या निकलेगा? जन। इसमें दु
प्लस घटना, और इसमें क्या निकल जाएगा, दुह प्लस भावना। अब मुझे बताइए इसमें उपसर्ग कौन सा निकले, दूर निकले। बात समझ में आ गई? बस अब आप कहोगे दूर प्लस भावना तो संयोग हो जाएगा, इसलिए संधि करने के लिए, संधि विच्छेद करने के लिए हमें दूह लाना पड़ेगा, निह लाना पड़ेगा। लेकिन जब उपसर्ग की बात करें तो हम दूर और निर उपसर्ग लिखेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब आप इसे लिख लीजिए। निर्गुण, दुर्भिसंधि, दुर्बल, दुर्बल लिख दो, ये आ गया दुर्बल। तो दुर्बल का क्या हो जाएगा, दुह प्लस बल, दुह प्लस बल, और उपसर्ग निकलेगा इसमें दुर। मैंने माइक बहुत करीब लगा रखा है, और कितना करीब। चलिए एक बार और बताएं मुझे, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? कमेंट कर लें एक बार। इससे ज़्यादा अब कुछ भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, मेरे पास तो। ठीक है, कोई भी एक बालक कमेंट कर दो। अब जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सुनाई दे रहा है? कुछ को तो सही आवाज़ सुनाई दे रही है, कुछ को नहीं सुनाई दे रही है। कोई टेक्निकल एरर हो सकती है इसमें। देख लिया सभी ने? सर अब तो सुनाई दे रहा है। ओके सर, सही नहीं आ रही है, कुछ तो कह रहे हैं सही नहीं आ रही है, कुछ कह रहे हैं। चलो अब आप देख लेना आपके हिसाब से। मैंने तो पूरी कोशिश कर दी है, और हमारे जो तकनीकी सहायक है उनको भी हमने भली भांति सूचना से अवगत करा लिया है। परंतु जब आप बोर्ड के सामने आते हो तब नहीं सुनाई देता। मैं मिस्टर इंडिया हूँ, और मिस्टर इंडिया जब सामने नहीं होता ना तब उसकी आवाज़ अच्छी आती है। मुझे वो खुश हुआ। शायद अब की बार स्क्रीन पे आओ तब भी आवाज आपको सुनाई दे देगा। क्लियर हो गया? बहुत आसान है। निर्गुण, निर्बल, निर्धन, निर्जीव, ठीक है ना। इनमें आपको निर उपसर्ग और दूर उपसर्ग ही निकालने हैं। करा रही है, ओके। चलिए अब मैं आपको, है ना, कल जिस पर हमने बात की थी उस नियम पर मैं बात करने वाला। अब मैं देखो स्क्रीन के सामने आ गया हूं। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अब कमेंट करें। देखो आप, सर आ रही है। विराट कोहली जी, ओहो हो, नाम बड़ा चौका रखा, आज उसका बर्थडे विराट कोहली का, है ना। तो आपको भी बर्थडे भाई। कौन है ये विराट कोहली? चलो, हाँ हाँ ठीक है, चलो। हाँ आ रही है आवाज तो ठीक है सर जी। ओके ओके ओके, भूपेंद्र जी, विकास और साक्षी मीना जी, आ रही है आवाज। वेरी गुड साक्षी, बहुत बढ़िया। जाट रॉयल कौन है भैया? सर पहले से ठीक आ रही है, बहुत बढ़िया। मनीष, सुमन और बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं लाइव, वेरी गुड, शाबाश। आप लोग जो ऑफलाइन है उसमें से कौन कौन है इसमें से वो बताओ मुझे। क्लास में क्यों नहीं आए आप? दिवाली मना रहे हो आराम से घर बैठ करके? अभी तक दिवाली खत्म नहीं हुई आप लोगों की? ऑफलाइन वाले तो भाई आ जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है ना। देख लिया सभी ने? चले आगे, ले लो इसको। ओके, अब जो नियम पढ़ा रहा हूं ये 3 प्रकार के श को पढ़ाने वाला हूं। अब आपको लिखना नहीं है, ये हमारी विसर्ग संधि का अंतिम पड़ाव है, यानी समाप्ति की तरफ है। हमारे 3 प्रकार के श होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक आपका ये वाला श आता है, एक आपका ये वाला श आता है, और एक ये आता है। आपको पता है 3 प्रकार के श, तीनों अघोष कहलाते हैं। तीनों क्या कहलाते हैं? ये अघोष। इसको तालव्य श, इसको मूर्धन्य श, इसको दंती या वर्ष। आपको पता है इसको, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान दंत संस्कृत में, और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ष। बात समझ में आ गई? जिसे हम तालवी श, मूर्धानी श और दंती स, इन स के नाम से इनको जानते हैं। तो ये श परिणाम में आने वाला है, इस नियम को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं तालु वाले श।
तालु वाले श के लिए क्या कहा गया है? अगर विसर्ग के बाद तालव्य ध्वनियां, तालव्य ध्वनियां, तालव्य ध्वनियां। अब यहां आपको मैं लेके चलता हूं, उच्चारण स्थान याद करो। जब मैंने व्यंजनों का उच्चारण स्थान पढ़ाया था तब मैंने पढ़ाया था इचुषेय नाम तालु, अर्थात पूरा च वर्ग, च छ ये पढ़ाया था ना, ठीक है ना। और इसके अलावा कौन कौन से स्वर है हमारे? ई और ई। तो तालवी ध्वनियां तो बहुत सारी है, लेकिन विशेष तौर से तालवी ध्वनियां कौन सी? च और छ, और कौन सा है? श। इनको बस ये परीक्षा में ज्यादा आती है। तालवी ध्वनियां कौन कौन सी है? च छ श। नियम क्या कह रहा है? अगर विसर्ग के बाद तालवी ध्वनियां आ जाए ये वाली, तो क्या होगा? ये जो विसर्ग है, विसर्ग बदलेगा श, इसमें बदलेगा। चलिए इस पर बात करें। अब मैं कल जो पढ़ा के गया उस पर बात कर रहा हूं। देखो ये है मन और इधर आ रहा है चिकित्सा। मुझे बताओ, कल हम मनोचिकित्सा कर रहे थे, ये नियम हमने पढ़ा नहीं था, क्योंकि विसर्ग के बाद तालवी ध्वनि आती है तो विसर्ग श में बदलता है और ये बनेगा मनस चिकित्सा, मनस चिकित्सा। आगे बात समझ में? मनस चिकित्सा होता। और ध्यान रखना, मनोचिकित्सा परीक्षा में मिलेगा, मनोचिकित्सा। तो यहां मैं क्रॉस लिखूंगा, मनोचिकित्सा शब्द नहीं होता है, न ही मनोचिकित्सक होता है, मनस चिकित्सक होता है। लेकिन आप हॉस्पिटल में जाओगे तो मनोरोग डिपार्टमेंट, साइकेट्रिस्ट होता है, तो वहां लिखा रहता है मनोचिकित्सक। अब उन्होंने इतनी हिंदी पढ़ी नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं? वो लिखी गलत रहे, हम समझ ही गलत रहे, तो नहीं लिखना नहीं, और मुझे पढ़ना ही नहीं। अब मुझे इसी तरीके से शब्द बनेगा मन और इधर आ गया चिकित्सक। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बन जाए? मनस चिकित्सक, मनस चिकित्सक। क्या मनोचिकित्सक सही बनेगा? ये नहीं बनेगा, याद रखना। मनोचिकित्सक, चिकित्सक, साइकेट्रिस्ट जो होता हमारा, ये नहीं है, ये दोनों शब्द अशुद्ध है। मैं देखो, मैं मार्क करके पढ़ा रहा हूँ और ये परीक्षा में आएंगे, शब्द शुद्धि में आएंगे, लिखा हुआ मनोचिकित्सा, मनोकामना, अधोपतन, ये सब अशुद्ध शब्द है, ठीक है। मन प्लस चिकित्सक, मन प्लस चिकित्सा, तो मनस चिकित्सा, मनस चिकित्सक। अब चलिए इन चिकित्सा के डिपार्टमेंट को छोड़ो, यही थोड़ा कुछ और लेते हैं। यह है तपह और इधर आ गया चर्या। बताओ क्या बनेगा? तपश्चर्या। क्या बनेगा? तपश्चर्या। शाबाश, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आपने पढ़ा इसको। ये है अंतः और इधर आ रहा है चेतना। बताओ क्या बनेगा? अंतश्चेतना। क्या बनेगा? अंतश्चेतना। इसी प्रकार ये भी आपने खूब पढ़ा होगा, आह और इधर हो जाएगा चर्य और क्या बनेगा? आश्चर्य। पढ़ा आपने? आश्चर्य ऐसे बनता, आह प्लस चर्य से बनता है आश्चर्य। इसी प्रकार से देखिए, ये क और इधर आ रहा है चित्त, क्या बनेगा? कश्चित। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं, ये कश्चित कहां पर आपने पढ़ा है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। पढ़ा आपने ये? ठीक है ना। क्या अर्थ है इसका? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे करने से ये पता लगा है कि इस भाव में कोई सुखी नहीं है। हाँ यही है इसका मीनिंग शायद, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और जो सर्वे करने गए वो अभी तक आए नहीं ऐसा मीनिंग नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब इस भाव में सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, ये अर्थ है, ठीक है ना। तो कदन चित से क्या बनेगा? कश्चित। इसी प्रकार से देखिए, ये है पुनः और इधर आ गया च और ये बनेगा पुनश्च। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुनश्च। पुनश्च का क्या अभिप्राय है? पुनश्च का अर्थ होता है दोबारा, फिर से। ये शब्द आपको कहां मिलेगा? आप लोग इससे परिचित बहुत कम हो, क्योंकि आपने वो युग देखा ही नहीं जिस युग में चिट्ठियां लिखी जाती थी, और इस चिट्ठियों की दुनिया में ये शब्द सबसे ज्यादा फेमस था।
आजकल तो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर, न जाने इंस्टाग्राम और कौन कौन सी, पता नहीं मुझे तो क्या क्या है। ठीक है, न मैं फेसबुक पे हूँ, न मैं ट्विटर पे हूँ, न इंस्टा पे हूँ, तो मुझे इसके बारे में भी पता नहीं है। ठीक है ना, मैं सोशल मीडिया से खाली व्हाट्सएप डिपार्टमेंट की वजह से मुझे मजबूरी रखना पड़ता है। बाकी ये डिपार्टमेंट वाले कल से यूँ कहते हैं व्हाट्सएप बंद, तो शायद मैं भी वो भी यूज नहीं करूँ। ये मोबाइल मजबूरी हो गई है। बाकी मैं जितना दूर चाहूँ उतना बढ़िया, सुकून है, पर क्या करें, मजबूरी। तो आपने पत्र कभी लिखे? खाली लिखे, मुझे पता है स्कूल में जब वो आता था एग्जाम में, अपने पिताजी को या भाई को पत्र लिखो, बस वही तक ही सीमित हो आप, उसके बाद कभी पत्र नहीं लिखे। लेकिन हमने पत्र लिखे, हम पत्र की दुनिया से आए हुए हैं। हमने वो दोनों, हम उस दौर के हैं जब सोशल मीडिया भी चल रहा है और वो पुराना, तो हमको सब पता है। तो पत्र जब लिखते थे तो पत्र लिखने की भाषा एक बड़ी अजीब हुआ करती थी। आपने शायद उसको कभी गौर नहीं किया हो। तो जैसे कोई लड़का है, बेटा है, अपने पिताजी को लिख रहा है पत्र, जैसे जयपुर में रह रहा है और वो मनी ऑर्डर से पैसे मंगवाए होंगे 1000 रुपए कहीं शैक्षणिक भ्रमण के लिए, तो पहले लिखेगा, पूरी लंबी चौड़ी भाषा लिखेगा। और भाषा में कैसे लिखेंगे? परम आदरणीय पिताजी, आपके श्री चरणों में नमन, वंदन, प्रणाम। आशा ही नहीं अपितु मुझे पूर्ण विश्वास है, ईश्वर की असीम कृपा से आप कुशल मंगल होंगे। मैं भी यहाँ आपकी शुभकामनाओं से, आपकी दुआओं से स्वस्थ हूँ और कुशल हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले पत्र में बताया था कि मेरा शैक्षणिक भ्रमण जा रहा है, मुझे 1000 रुपए की आवश्यकता है, और वो आपने मनी ऑर्डर जो भेजा वो मुझे मिल गया है और प्राप्त हो गया है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ छोटी छोटी घर में, जैसे कोई हमारे भांजे होते हैं या कोई भतीजे होते हैं, तो हम किसी का नाम है बबली, चिंटू, पिंटू, है ना, तो वो क्या लिखते हैं? चिंटू को प्यार, बबली को प्यार, वो बड़ा भाई है तो ऐसे कहेगा। ठीक है, फिर जब पत्र समाप्त हो जाता है और लास्ट में लिखते हैं आपका अभिन्न अंग हृदय वगैरह, आपका, ठीक है ना, आज्ञाकारी पुत्र, ठीक है ना, वो नाम मोहन सोहन जो भी है, फिर लिखे पुनश्च, फिर ये डायलॉग लिखा जाएगा, पुनश्च एक बार, है ना, पुनश्च चिंटू, बबलू, पिंटू को प्यार। पुनश्च का मतलब एक बार, दोबारा। पहले प्यार कर चुके हम, फिर और एक बार और प्यार कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब कोई बात कही जाती है, दोबारा कही जाती है, उसके लिए बात कही। मैं पुनश्च इस बात को कह रहा हूं, मनोकामना नहीं लिखना है, मनोकामना लिखना। पहले मैं बता चुका हूं, जब कोई बात दोबारा कही जाती है तो हम पुनश्च का इस्तेमाल करना चाहिए। उसे भाषा में एक बड़ा लालित्य आता है, सुंदरता लगती है भाषा, क्या इतना शब्दों की पकड़ है, उसको अच्छा बोलना। तो पुनः प्लस च से क्या बन गया? पुनश्च। क्लियर है? आगे चलते हैं हम। अभी तक मैंने सारे च के बात कर रहा हूं, ठीक है, अब कुछ छ से बात करें। ठीक है, ये पहले नी अ, और ये है चल। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, कमबख्त शब्द युग्म में आएगा, इसलिए मैं यही, हालांकि नी लिखो तो भी कोई बात नहीं है, ये हमारे नोट्स में है। नी प्लस चल से क्या बनेगा? निश्चल। ओके, और ये बनेगा नी अ प्लस छल से निश्चल। दोनों में अंतर है, बस इतना समझिए। निश्चल का अर्थ होता है जो चल न सके, जो चल नहीं सकता, और निश्चल जिसमें किसी प्रकार का छल या कपट नहीं है। बात समझ में आ गई? ये आपको शब्द युग में पूछेंगे, निश्चल और निश्चल में अंतर बताओ। ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं पर दोनों है नहीं। ठीक है, इसी प्रकार ये नी अ, और इधर आ रहा है शेष, और ये बनेगा निशेष। निशेष का क्या मतलब है? जिसमें कुछ भी शेष नहीं बचा हो, कोई शेष नहीं है, सब कुछ हमने ले लिया हो। नियधन शेष से क्या बन गया? निशेष। इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये नी अ, और इधर आ गया शब्द, और ये बनेगा निशब्द। निशब्द, निशब्द का मीनिंग समझते क्या होता है? आपके पास कोई शब्द ही नहीं बचा हो, आप निरुत्तर हो जाओ, आप बोल ही नहीं सकते हो। कैसे? जैसे कोई गुरुजी है या कोई व्यक्ति है, आपको एक मैसेज दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं कि बच्चों चोरी नहीं करनी चाहिए, बच्चों चोरी नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आ गई? और वही व्यक्ति बस में किसी का पर्स चुरा रहा है, और जिसको संदेश दे रहे थे वो देख लेते, तो क्या वो एक्सप्लेन कर पाएगा? वो एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा, वो निशब्द है। मान लीजिए कोई लड़का पिताजी को ये कह के आया, मुझे 2000 रुपए दो, मुझे मेरे कोचिंग की फीस भरनी है। ठीक है, पिताजी ने 2000 रुपए दे दिए। वही लड़का फतेह सागर पे
घूम रहा है, 2,000 रुपए लेके गया, उड़ा रहा है। पिताजी ने उसको देख लिया, पिताजी ने कहा 2,000 रुपए की फीस जमा करा दी। बच्चा कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि मेरे को तो जाना कोचिंग था, मैं तो यहाँ पे कैसे घूम रहा हूँ, पिताजी को मैं झूठ बोल के आया। उसके पास कोई शब्द नहीं रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए। जब हमारे पास कोई शब्द नहीं होते तब हम क्या कहते हैं? निशब्द, बोल ही नहीं सकते, हमारी जबान खामोश हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? नियदन। शब्द क्या बन गया? निशब्द। चलिए और आगे देखते हैं। ये है यश, और इधर आ गया शरीर, और ये आ गया औषधि। यशस शरीर, यश रूपी शरीर। ये देखिए कितना खतरनाक है, कितने स आ गए, 3 स आ गए, आरपीएससी आरएस में आया हुआ है। इसी प्रकार से देखिए ये है यश, धन, शेष, और क्या बनेगा? यशस शेष। यशस शेष का मतलब होता है जिसका यश शेष बचा, जिसकी कीर्ति बची हुई है। जैसे आज महाराणा प्रताप है क्या? क्या अटल बिहारी वाजपेयी है क्या? क्या महात्मा गांधी है क्या? लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में उनके काम अभी भी हैं और हम उनको याद करते हैं। ठीक है ना? हम महात्मा गांधी को भी याद करते हैं, हम महाराणा प्रताप को भी याद करते हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करते हैं। उनका यश, उनकी कीर्ति आज भी जीवित है। जिनका यश जिंदा रहता हो उसको हम कहते हैं यशस्वी। बात समझ में आ गई? चलिए ये सारे उदाहरण लिख लो। ये वाला रूल हमारा कि विसर्ग के बाद तालव्य ध्वनिया, तो च च छ, तो विसर्ग किस में बदलेगा? श में। एक मिनट, एक और उदाहरण लिख लो इसमें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम का है, जो अभी आजकल खूब गड़बड़ लिखा जा रहा है। ये है नि और ये शुल्क, और क्या आना चाहिए? निःशुल्क। ये आना चाहिए निःशुल्क, लेकिन धज्जा उड़ा रखी है इस शब्द की। निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, 2 जगह पर चलती है। एक तो हमारे गवर्नमेंट में, कहा वो पाठ्य पुस्तक देते हैं, किताबें, वो निःशुल्क है, और वहां वो निःशुल्क ऐसे लिख देते हैं, ये निःशुल्क, और ये यूं लिख देते हैं। ये गलत है। अरे भाई ये संधि कर ली, संधि करने के बाद तो श आना चाहिए। कौन समझाएगा इनको? कितने लेवल पर गलती हो रही है, किताबों में ही गलत लिखा जा रहा है, हॉस्पिटल की दीवारों पे लिखा जा रहा है, और हम अनुकरण कर रहे हैं। ऐसे अगर लाइन पूरी खींच ली है तब तो ये 100% गलत है, और इसे लिखना नहीं चाहिए। और मैं कह रहा हूं दावे के साथ, शब्द शुद्धि में आएगा कि निम्नलिखित से कौन सा शब्द शुद्ध है? पहला ऑप्शन यही होगा, निःशुल्क। यही सही होगा, वह नहीं होगा, ध्यान रख। हाँ, अगर आप ऐसे लिख देते हो बिना संधि किए हुए, चलो फिर तो मान लेते हैं सही होगा, पर ऐसा भी नहीं लिखना चाहिए, हमें निःशुल्क ऐसा लिखना चाहिए। और अगर आप संधि नहीं करके लिखोगे तो ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन ऐसे अगर लिख दिया तो बिल्कुल गलत है। चलो अब लिख दीजिए आप निःशुल्क। हाँ एक और लिख दो, हरि प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र। ये और लिख दो, बहुत अच्छा उदाहरण है। हरि धन चंद्र, और ये बनेगा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र।
पुनश्च का मतलब समझ में आ गया? कोई चीज दोबारा होती है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ना, बाकी तपश्चर्या, अंतश्चेतना, आश्चर्य, हरिश्चंद्र, मनश्चिकित्सा, मनश्चिकित्सा, मनोचिकित्सा नहीं होता, ये ध्यान रखना। निश्चिंत का संधि विच्छेद करो, निश्चिंत का, निश्चिंत, बिल्कुल, निय प्लस चिंत क्या बन जाएगा? निश्चिंत। यहां लिख देते हैं, चलो, निह प्लस चिंत, निश्चिंत, किया जाएगा निह प्लस चिंत, और क्या बन जाएगा? निश्चिंत। और निश्चिंता का क्या हो जाएगा? निह प्लस चिंता, निश्चिंता। पर एक और बात बताऊं मैं आपको, ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं ना, ये अगर आपको उपसर्ग परीक्षा में पूछे तो क्या निकालोगे? ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये ध्यान है। उपसर्ग क्या है? निस, लेकिन संधि विच्छेद करेंगे तो हम इसमें निय से करेंगे। ये आपके 3 प्रकार के शव में से हो गया आपका पहला शव। चले आगे, अब 2 ही बचे अपने, बस आज अपन बचे रख। और कल पूरी संधि के प्रकरण को अच्छी तरीके से पढ़ के आना, परसों भी पढ़ के आना, फिर हम इसका एक मास्टर टेस्ट लेंगे पूरी संधि का, स्वर से लगा करके पूरी विसर्ग संधि तक। हमने जितने नियम पढ़े हैं उनमें से मैं आपको लगभग 100 के करीब क्वेश्चन दूंगा, वो आप स्वयं सॉल्व करेंगे, ठीक है? उसके आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप सरल कर लेना, फिर आप सॉल्व करके लेकर के आना, और मैं आपकी कॉपी को चेक करूंगा, और उसमें से अगर किसी का उत्तर नहीं आया समझ में तो फिर मैं बता दूंगा। कंप्लीट है, चले आगे। विसर्ग संधि तो बहुत आसान है, शब्द दिमाग में होने चाहिए। आयुर्वेद, आयुधनवेद, आशीर्वाद, आशीधनवाद, मनोविज्ञान, मनोधन विज्ञान, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैंने तो व्यंजन संधि के वो नियम पढ़ाए थे, उन पर आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। चलिए, बाबा देख लो, चलो कौन सा रह गया देख लो। मनश्चिकित्सा, मनश्चिकित्सक, तपश्चर्या, अंतश्चेतना, आश्चर्य, हरिश्चंद्र, है ना, कश्चित, पुनश्च। चले आगे, हो गया कंप्लीट। चलो अब लिखना बंद कर लें। अब हम बात कर रहे हैं ये वाले स। इस स के लिए कौन सी बात कही गई है, ठीक है? देखो, विसर्ग से पहले चाहे अ हो या विसर्ग से पहले आ हो, लेकिन उसके बाद अघोष ध्वनियां, अब यहां का कंसेप्ट अघोष ध्वनि होगा, और विशेष तौर से अघोष ध्वनि में देखो कौन आ रहा है? क। अघोष ध्वनि में कौन आ रहा है? प। अघोष ध्वनि में कौन आ रहा है? फ। अघोष ध्वनि में कौन आ रहा है? त। अघोष ध्वनि में कौन आ रहा है? स। ठीक है, ये अघोष ध्वनियां प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा। अब आप देखो, क पहले नंबर पे आता है, प पहले नंबर पे आता है, त भी पहले नंबर पे आता है, और तीनों प्रकार के स कैसे होते हैं? अघोष। और ये फ दूसरे नंबर पे आता है, ये भी अघोष है। यानी कुल मिलाकर के अघोष ध्वनि का कंसेप्ट है। यहाँ पर इन विशिष्ट अघोष ध्वनियों की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा? ये जो विसर्ग है ये बदलेगा स, आधे स। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, पूरी संधि प्रकरण में आधा स 2 जगह पर आया, याद करो कहां पर आया? समधन कृति, संस्कृति,
समधनकार, संस्कार। याद आ रहा है, वहां पर मैंने स पढ़ाया था आपको, है ना, और यहां पर भी स आ रहा है। तो ये विसर्ग संधि का कंसेप्ट है। चलिए इस पर बात करते हैं। ये है नमः और इधर आ गया कार, और क्या बनेगा? नमस्कार मित्रों। मैं कहता हूं आपको, है ना, नमस्कार। देखो ये ऑटोमेटिक जबान पे आ गया नमस्कार। और इसी प्रकार से देखिए ये है नमः प्लस ते, क्या बनेगा? नमस्ते। ये दो शब्द हैं, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। नमस्ते और नमस्कार में अंतर क्या है, ये आपको शायद परीक्षा में पूछ भी ले। तो नमस्कार हमेशा कहाँ होता है और नमस्ते कहाँ होता है, इसको जानना जरूरी है। इसको समझा लेता हूं। नमः यानी नमन, नमन यानी नमने का भाव, यानी कि प्रणाम का भाव। ते का अर्थ होता है उन्हें। संस्कृत में ते का मतलब होता है उन्हें। उन्हें का मतलब कौन? जो हमसे उम्र में बड़े हैं, अनुभव में हमसे बड़े हैं। तो शिष्टाचार वश हम उनको नमस्ते करते हैं। जैसे छोटा बच्चा अपनी मम्मी के साथ जा रहा है और कोई बड़ा व्यक्ति सामने से आ रहा है, तो मम्मी क्या कहती है? बेटा अंकल को नमस्ते करो, बेटा चाचा को नमस्ते करो। वो बड़े हैं इसलिए कह रहे हैं, है ना। तो नमदंते, जो अपने से बड़े हैं उनको हमेशा नमस्ते किया जाता है। इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट अपने टीचर को क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं। लेकिन मैं आपको जब भी आता हूं तो क्या कहता हूं? नमस्कार मित्रों। क्यों? क्योंकि मैं आपको स्टूडेंट नहीं मानता, मैंने आपको मेरे समकक्ष माना, मेरे बराबर माना है, और एक मित्रवत व्यवहार करता हूं, क्योंकि मित्र से कोई बात छुपाई नहीं जाती, बराबर रहता मामला। तो ऐसी स्थिति में नमस्कार का मतलब है एक सामान्य अभिवादन जो बराबर वालों के बीच में होता है। जैसे आपके पिताजी और आपका कोई दोस्त है, उसके पिताजी, वो दोनों आपस में हम उम्र है, यानी कि थोड़ा उम्र का ऊपर नीचे हो सकता है, कभी किसी की ज्यादा हो सकती है, 5, 2, 3 साल, लेकिन ज्यादातर वो नमस्कार भाई साहब, नमस्कार ऐसे ही बोलते हैं, नमस्ते नहीं बोलते। एक तो ये बराबर वालों में ज्यादातर क्या होता है? नमस्कार करते हैं। दूसरा, कोई व्यक्ति अज्ञात है उसके लिए भी हम नमस्कार प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए न्यूज एंकर कभी देखा हो तो वो कहते हैं नमस्कार आज के मुख्य समाचार, नमस्ते आज के मुख्य समाचार। कभी ऐसा सुना आपने? नहीं। तो वो न्यूज एंकर, न्यूज रीडर जो होता है, जब न्यूज पढ़ता है तो पूरा देश उसके लिए अज्ञात है, वो नहीं जान रहा कोने किस कोने में मुझे देखा जा रहा है और कौन मुझे सुन रहा है, उसके लिए वो अज्ञात ही है। ऐसी स्थिति में वो नमस्कार करती है। बात समझ में आ गई? तो हमें इन दोनों का अभिवादन समझ में आ गया। बराबर वाले के लिए क्या आता है? नमस्कार। और अपने से उम्र में बड़े हैं तो उनके लिए क्या आता है? नमस्ते। आप मुझे नमस्ते कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको अपने बराबर माना, इसलिए मैं आपको क्या कहता हूं? नमस्कार मित्रों कहता हूं, क्योंकि मित्र शब्द लगा रहा हूं, ठीक है ना। और अगर मैं कहता हूं नमस्कार स्टूडेंट, तो फिर गलत है, क्योंकि स्टूडेंट तो गुरु से तो छोटे ही है ना। तो इसी स्थिति में फिर वो भाव ही नहीं आएगा। खैर, तो नमदंते क्या बन गया? नमस्ते। चलिए आगे चलते हैं। ये है भाह प्लस इधर आ गया कर, और बताओ क्या बनेगा? भास्कर। अब इसको समझिए। भा का अर्थ होता है प्रकाश। भा का मतलब क्या होता है? प्रकाश। कर यानी किरणें, प्रकाश रूपी किरणों को फैलाने वाला। और प्रकाश रूपी किरणों को फैलाने वाला कौन है? सूर्य। इसलिए भास्कर का मीनिंग हो गया सूर्य। इसी प्रकार से देखिए ये है भाह। भा यानी क्या होता है? प्रकाश। और इधर आ गया पति। पति का अर्थ होता है स्वामी, और ये बनेगा भास्पति। भास्पति का अर्थ होता है प्रकाश का स्वामी अर्थात सूर्य। भास्पति का मतलब भी क्या होता है? सूर्य। ये ध्यान रखना। इसी प्रकार ये पिरह, और इधर आ गया कार। बताओ क्या बनेगा? तिरस्कार। इस तरीके से तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना तिरस्कार कहलाता है। इसी प्रकार ये पुरह प्लस क्या आ गया? कार। बताओ क्या बनेगा? पुरस्कार। पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार, ठीक है ना। पुरस्कार, पुरस्कार नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ये वाचः धनपति, और क्या बनेगा? वाचस्पति। वाचक का मतलब क्या होता है? वाच यानी घड़ी नहीं है, वाच यानी वाणी, वाणी का स्वामी, वाणी का पति क्या कहलाता है? वाचस्पति, ठीक है। तो ब्रह्मा जी को कहा जाता है वाचस्पति, ठीक है। इस प्रकार अब मैं नहीं कहूंगा, आप ही बताओ। ये है वनः, और इधर आ गया पति, क्या बनेगा?
वनस्पति। कितना लॉजिकल, सारी बातें अपने कहाँ से शब्द ढूंढ ढूंढ के लिया है और उन्होंने ऐसे शब्द हमको परोस दिए। वनस्पति से क्या बन गया? वनस्पति। इसी प्रकार से देखिए परह, और इधर आ गया परह, और क्या बनेगा? परस्पर। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से देखिए ये है श्रेय, और इधर आ गया कर, और ये बनेगा श्रेयस्कर। श्रेय, श्रेय यानी श्रेष्ठ, हमारे लिए श्रेष्ठकर होगा, ये श्रेष्ठ होगा काम कि मुझे सुबह से शाम ये यहाँ विषय पढ़नी चाहिए, या आपके लिए ये अच्छा होगा। तो श्रेष्ठकर का अर्थ होता है जो हमारे लिए अच्छा है। तो देखिए क प फ कोई भी अघोष ध्वनि एक इस तरीके से आ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ये मन, और इधर आ गया ताप, क्या बनेगा? मनस्ताप। इस तरीके से मन प्लस ताप से क्या बन गया? मनस्ताप। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात क्या होती है, ये जो स है जो इस रूप में हमारे सामने आ रहा है, इसी नियम के साथ दो और लगा लो नियम, मतलब वो इसी के साथ है, सेम वर्ण है, लेकिन वहां मामला अलग है। ये आपका दुह है और ये आपका नी है, ठीक है। और ये दोनों भी आपके इस रूप में मिलने वाले। कैसे मिलने वाले? देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया है, विसर्ग से पहले क्या पढ़ाया बेटा? अ और आ पढ़ाया, ये उसके लिए लागू होता है। लेकिन यहां पर इस स के लिए दू और नी भी आता है। कैसे आता है देखो, ये है नी और इधर आ गया संतान, तो ये बनेगा निस्संतान। ऐसे बनेगा निस्संतान, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से देखिए यह है दुह, और यहां आ गया साहस, और क्या बनेगा? दुस्साहस। इस तरीके से बनेगा। लेकिन यहां पर आओ, नहीं इधर आ जाओ। दू पढ़ाया कहां? दू इसमें नहीं पढ़ाया, नहीं मैंने। हाँ नहीं यार, इसमें मैंने आपको दू पढ़ाया ही नहीं, इसमें सारे नी के उदाहरण पढ़ाए। ये देखो, अच्छा हुआ यहाँ आ गया। जैसे ये है दू, ठीक है, और इधर आ गया चक्र, तो क्या बनेगा? दुष्चक्र, ठीक है। इसी प्रकार ये दू, मैं भूल गया, मेरे दिमाग से हट गया था, शासन, और क्या बनेगा? दुशासन। आया समझ में? क्योंकि ये तालवी ध्वनि है तो यहां श आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए परीक्षा में आ गया दुष्चरित्र, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा? दुहधन चरित्र। आगे बात समझ में? ये उस जगह पर आप ऐड कर लेना बाद में, दुष्चरित्र, दुष्चक्र, दुशासन, दुष्शील, ये आ जाएगा दुष्शील, ठीक है। तो ये आ गया दूधन, निस्धन संतान, निसंतान, दूधन सास, दुस्साहस, ये स की जगह पर प्रयुक्त होता है। क्लियर? चलिए अब हम बात कर लेते हैं अंतिम जो हमारा श बचा है, और वो श कौन सा है? ये वाला श, ठीक है। इसको ले लेते हैं। जैसे देखिए, अब इस नियम को थोड़ा गंभीरता से लेना, क्योंकि इस नियम के साथ समानता आ रही है। समानता किस बात की आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड हमें ई मिले, लेफ्ट हैंड साइड हमें ई मिले, या लेफ्ट हैंड साइड हमें कौन मिले? ऊ मिले। लेकिन इससे पहले मैंने जब पढ़ाया तब मैंने कहा था घोष ध्वनि, याद आए? याद आ रहा है? जैसे धनुर्बाण है ना। लेकिन यहां हमें अघोष ध्वनि मिलेगी, क प, है ना, ये स, इस तरीके की कौन सी ध्वनि मिल रही है हमें? अघोष। ये आ गया फ, अघोष ध्वनि। तो क्या होगा? ये विसर्ग बदलेगा श में। उदाहरण देखिए, ये आएगा हमारा आ वी ह, और इधर क्या आ गया? कार, और क्या बनेगा? आविष्कार। ऑटोमेटिक ही आ रहा, ठीक है, आविष्कार, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ये शब्द है चतुह,
और इधर आ गया कोण, और क्या बनेगा, चतुष्कोण, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये बनेगा चतुह प्लस पद, और ये बनेगा चतुष्पद, चार पैर वाला, और ये है चतुह, और इधर आ गया पथ, और ये बनेगा चतुष्पद। दोनों में मतलब समझ लो। चतुष्पद कहते हैं चार पैर वाला, जैसे हमारे यहाँ मवेशी होते हैं, उनके चार पैर होते हैं, या कोई टेबल है, कुर्सी है, वो भी चतुष्पद है। चतुष्पथ यानी चार रास्ते जहां मिलते हो, चौराहा, उसको चतुष्पथ कहा जाता है। इसी प्रकार से देखिए, ये चतुह, धन काष्ठ, और ये बनेगा चतुष्काष्ठ, चतुष्काष्ठ। चतुष्काष्ठ का मतलब चार लकड़ी, आपके दरवाजे पर एक लकड़ी, दो लकड़ी, तीन और चार, इस तरीके की दहलीज होती है। दरवाजे की लकड़ी जो बनी रहती है, दहलीज लकड़ी की होती है, चार लकड़ियां होती है, इसलिए उसको चतुष्काष्ठ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, चतुष्काष्ठ। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए चतुष्कोण। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बही है, और क्या आ रहा है, कार, क्या बनेगा, बहिष्कार, ऐसे बनेगा बहिष्कार। आगे बात समझ में। अच्छा ये बताओ, ये कौन सी ध्वनि आ रही है हमारी, अगो। अब इसके साथ एक अपवाद है। अपवाद क्या देखो, वो आगे पढ़ा लेता हूं। अपवाद, ये है आयु, और इधर क्या आ रहा है, मान। नहीं, अभी आप डायरेक्ट आयुष्मान मत बोलना, पहले हम चलेंगे नियम पर। याद करो, आयुधन वेद क्यों बना था, क्योंकि घोष ध्वनि थी, तो ये म भी तो घोष है, म भी तो घोष है, तो होना क्या चाहिए था, आयुर्मान होना चाहिए था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने आयुष्मान बोल दिया। और आयुष्मान कैसे लिखते, ऐसे लिखते हैं। अब ऐसे लिखते हैं तो यहां म कहां है, नहीं है ना, नहीं है, तो बस इस नियम के लिए आयुष्मान शब्द अपवाद है, क्योंकि वो अघोष की बात कर रहे हैं, पर वहां घोष आ रहा, और उस नियम के लिए भी आयुष्मान अपवाद है। क्यों, क्योंकि वहां घोष होते हुए भी वो क्या नहीं बना रहा है, वो वाला र नहीं बना रहा, और क्या बना रहा है, आयुष्मान। तो ये आयुष्मान अपवाद है। और एक है वपुह प्लस मान, और ये बनेगा वपुष्मान। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वपुष्मान का मीनिंग होता है सुंदर शरीर वाला। वपुष्मान का मीनिंग क्या होता है, सुंदर शरीर वाला। ये वपुष्मान, ये दोनों अपवाद वाले शब्द है। ठीक है, सर जी चौराहा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चार राह। अरे पवन जी, ये मैं समास में पढ़ाऊंगा, चार राहों का संगम, चार रास्ते जहां मिलते हो उसे हम चौराहा कहते हैं। ठीक है, और ये द्विगु तत्पुरुष समास में हम पढ़ेंगे, इस शब्द को लेकर के आओ। बृह प्लस पति, बृहस्पति, बहुत बढ़िया। ये लो, आपने शब्द दे दिया तो मैं उसका संधि विच्छेद कर लेता हूँ। आप तो शब्द फेंको, मैं कहाँ उसको बैठाना वो मैं बता दूंगा। ये है बृह प्लस पति, और ये बनेगा बृहस्पति। चलिए अब आप इसे छाप लो, और कहां से छापना है ये लिख लिया था, ये, हाँ ये लिख लो एक बार। दो प्लस कर, दुष्कर अभी अभी पढ़ाना, और ठीक है ना, दुष्परिणाम, वो सेम टू सेम इसी के साथ एक और पढ़ाई लेते हैं। रुको रुको, छापो मत, छापो मत, वो अधूरी रह जाएगी, फिर क्या मेरा काम खत्म हो जाएगा। चलिए, इस नियम के साथ जो नियम चलता है वो का वही नियम। इधर देखो, ये दूह और ये नीह, इनके साथ भी श बनेगा। कब श बनेगा, देखो वही अघोष ध्वनि। कौन सी ध्वनि, अघोष ध्वनि। जैसे देखिए, ये नी और इधर आ गया पाप, अघोष, अघोष क प है ना। तो नीय प्लस पाप से क्या बन गया, निष्पाप। इसी प्रकार से देखिए, ये नी प्लस फल क्या बनेगा, निष्फल। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, निष्फल, अघोष ध्वनि आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, ये नी धन पक्ष क्या बनेगा, निष्पक्ष। ओके, इसी प्रकार से दू का उदाहरण ले लेते हैं एक और। जैसे दू
और इधर होगा परिणाम, क्या बनेगा, दुष्परिणाम। ठीक है, दुष्परिणाम। ठीक है, इसी प्रकार ये दुह प्लस फल क्या बनेगा, दुष्फल, ऐसे शब्द बन जाएगा। और भी कोई शब्द आ जाए, यानी षटकोण वाले में भी ये, यानी कि दू और नी तीनों जगह काम में आ रहे हैं, श में भी आ रहा है और श में भी आ रहा है और स में भी आ रहा है, तो ध्यान रखना हमें। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए। ओके, ये सर जी चौराहा का शाब्दिक अर्थ आया था क्वेश्चन की, जहां चार राहें मिलती हो या अलग होती हो या काटती हो या टकराती हो भैया, चार रास्ते मिलती हो उसे चौराहे कहते हैं, काटती नहीं है। अलग रास्ते मिलती है तभी चौराहा बनता है। ठीक है, कौन है बेटा, पवन कुमावत, चार रास्ते जहां मिलते हो, चार राहें मिलती हो उसे चौराहे कहते हैं, चार रास्ते अलग होती हो उसे नहीं। ये तो देखने का नजरिया है, गिलास आधा भरा और आधा खाली है या पूरा भरा है, आधा हवा से भरा आधा पानी से भरा है, ये जिस प्रकार के तर्क दिए जाते हैं ठीक उसी की तरह। चलिए, ये आपका नियम। और अब हम बात करेंगे अपनी अगले टॉपिक पर। ठीक है, और ये कौन है, पवन कुमावत जी, यार मुझे पेपर अवेलेबल कराओ, कहाँ से आया, किधर है। ठीक है ना, बहुत अच्छे। अब ये प्रश्न मेरे पास आ जाए, मैं सारे प्रश्नों को सरल करके बता दूंगा आपको, आपके काम के कौन कौन से हैं।